Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing great and preparing yourselves for the board examination. मैंने आपके साथ ऑलरेडी ORCC में पहला चैप्टर डिस्कस किया था ज्योग्राफी का, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. And now the topic that the chapter that I will be discussing with you is power sharing. Political science का ये पहला वाला चैप्टर है. And इस चैप्टर में I am going to discuss with you people the expected questions. जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 2025 का जो सोशल साइंस का जो पेपर आने वाला है उसमें एग्जामिनर क्या क्वेश्चंस दे सकता है या क्या क्वेश्चन डाल सकता है जब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग की. ओके, तो चैप्टर इज पावर शेयरिंग, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एंड दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. मैं आपको गारंटी देता हूं कि 90% जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे इस वाले चैप्टर में वो क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. क्वेश्चंस या तो सेम यही होंगे या तो इनकी लैंग्वेज चेंज करके एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है. तो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एज यू कैन सी हियर. पहला क्वेश्चन जो यहां पे आप देख रहे हो, जो स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर की है, इट इज व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज. मॉडर्न डेमोक्रेसीज में व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू पीपल. एंड यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एक्सप्लेन 4 फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट अंडर मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम. मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपने बोलना है कि व्हाट आर द 4 फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन. इन फैक्ट you have to explain the 4 forms of participation in a democratic government. Is that clear? Under modern democracies. Then यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, describe horizontal and vertical power sharing in modern democracies. तो क्वेश्चन आपने देखा एक ही क्वेश्चन है मगर डिफरेंट तरीकों से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है. इज दैट क्लियर? ताकि स्टूडेंट्स ने कभी पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा है, तो आप देखिए एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है. सो इसलिए यहां पे हमने तीनों क्वेश्चंस जो है कैसे आ सकता है वो अब मैंने आपके लिए फ्रेम किया. नंबर 1, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज. सेकंड जो आ सकता है, एक्सप्लेन 4 फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट under modern democratic system. Then is describe horizontal and vertical power sharing in modern democracies. Short answer type question क्या आ सकता है, you can see here why power sharing is desirable. important question है, important topic है इस चैप्टर का. पेपर्स आपने ऑलरेडी देखे होंगे और हर साल ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हर साल आता है. उसके बाद में what was the reason of the civil war in Sri Lanka, what was its impact on the country. कि रीजन क्या था जो सिविल वार श्रीलंका में हुआ, उसका रीजन आपने देना है एंड एट द सेम टाइम उस सिविल वार का क्या इंपैक्ट पड़ा श्रीलंका के ऊपर. इज दैट क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हम इस वाले चैप्टर में आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं. देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इस वाले चैप्टर पावर शेयरिंग में, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड क्वेश्चंस. पहला मेजॉरिटेरियनिज्म ये आ सकता है. उसके बाद में सिविल वार क्या होता है, प्रूडेंशियल क्या होता है. देन व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट. उसके बाद में विच कम्युनिटी इन श्रीलंका एंजॉयज मेजॉरिटी. देन वी आर हैविंग तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड, उनको क्या बोला जाता था, आपको पता है कि श्रीलंकन तमिल्स उनको बोला जाता था. देन वी आर हैविंग विच आर द 2 मेजर एथनिक ग्रुप्स इन बेल्जियम. बेल्जियम में 2 मेजर एथनिक ग्रुप्स आपने बोलने हैं, ठीक है. उसमें डच एंड फ्रेंच आप लिखोगे. श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1948 में. इंडिया की आजादी के बाद एक साल बाद श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में. एंड व्हाट डज तमिल एलम मीन. तमिल एलम का मतलब क्या होता है, ठीक है. तमिल एलम मीन्स इंडिपेंडेंट स्टेट. जो श्रीलंकन तमिल्स थे तो वो उन्होंने डिमांड किया कि हमारे लिए एक अलग
इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए यहां पे, एंड उसको बोला जाता है तामिल एलम. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड इंपॉर्टेंट दिस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जामिनर जो है क्वेश्चन दे सकता है. इट इज मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है, सिविल वार क्या होता है, प्रूडेंशियल क्या होता है, व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, विच कम्युनिटी इन श्रीलंका एंजॉयज मेजॉरिटी. देन ये जो है ना ये फ्लप्स आ सकता है. तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड डैश. Which are the two major ethnic groups in Belgium? Sri Lanka became independent in the year. Then we are having what does Tamil Elam mean? Okay, so ये long answer and short answer type question जो स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर की इन्हीं से रिलेटेड एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम और एक क्वेश्चन भी एग्जामिनर दे सकता है. इट इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल. ठीक है ना, बेल्जियन मॉडल के फीचर्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल, या बेल्जियन मॉडल क्या था. बात समझ में आ रही है. तो आपने इस वाले चैप्टर में वन शॉट में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि यहां पे दो कंट्रीज की एग्जांपल दी गई है. एक तो श्रीलंका जो साउथ एशियन कंट्री है, श्रीलंका के साउथ में आई एम सॉरी इंडिया के साउथ में इट इज लोकेटेड, हमारी ये नेबरिंग कंट्री है, आइलैंड कंट्री है. एक तो श्रीलंका की एग्जांपल दी गई है, दूसरा बेल्जियम की एग्जांपल दी है जो यूरोपियन कंट्री है. और इन दो कंट्रीज में पावर इन्होंने कैसे शेयर किया. बेल्जियम भी एक ऐसी कंट्री है जहां पे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते थे. लाइक फॉर एग्जांपल डच आपने देखा वहां पे, फ्रेंच आपने देखा वहां पे, जर्मन स्पीकिंग पीपल आपने वहां पे देखा. उसके बाद में श्रीलंका में आपने देखा वहां पे सिन्हालीज है जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वहां पे. फिर उसके बाद में श्रीलंकन तामिल्स आपने देखा, उसमें इंडियन तामिल्स एंड नेटिव श्रीलंकन तामिल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा. उसके बाद में मुस्लिम्स भी है वहां पे, क्रिश्चियंस भी है वहां पे. तो दोनों कंट्रीज में डिफरेंट एथनिक स्टेट्स, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते हैं. मगर बेल्जियम जो है ना इसने एक तरीके से एक सेपरेट मेथड यूज किया पावर को शेयर करने के लिए. वाइल एज श्रीलंका में जो सिन्हालीज थे जिनका रिलीजन जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने वहां पे डोमिनेट किया बाकी लोगों को जो वहां पे माइनॉरिटीज में थे. मगर बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया. तो वही यहां पे आपने डिस्कस करना है कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल. कि बेल्जियम में जो वहां के लीडर्स हैं उन्होंने वहां पे कौन सा मॉडल यूज किया, उन्होंने वहां पे कौन सा तरीका यूज किया पावर को शेयर करने के लिए. बात समझ में आ रही है. ताकि सिविल वार को कंट्रोल किया जाए, ताकि सिविल वार ना हो, ताकि लोग जो है ना वो एक दूसरे के साथ ना रहे, वहां पे ना यूनाइटेड होके रहे. इज दैट क्लियर. मगर श्रीलंका में वहां पे सिविल वार चला. वहां पे आप देखोगे मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट किया. तो यहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बेल्जियन मॉडल क्या था, फीचर्स क्या थे बेल्जियन मॉडल के. तो नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेस्क्राइब किया. बेल्जियम क्या का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रेस्क्राइब किया है इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी. जो फ्रेंच स्पीकिंग है और जो डच स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग जो थे वो मेरा मेजॉरिटी में वो थे. मगर फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो मेजॉरिटी में थे. ब्रुसेल जो कैपिटल थी बेल्जियम की, या कैपिटल है बेल्जियम की. तो यहां पे आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ने पहला ही चीज प्रेस्क्राइब किया कि दैट देयर विल बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन एज फार एज द बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न. एंड क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी कि फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज के सेंट्रल गवर्नमेंट में देयर विल बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन, या इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा बेल्जियम कम्युनिटी की तरह से और डच कम्युनिटी की तरह से, ताकि कोई भी वहां पे कॉन्फ्लिक्ट एंड कोई भी वहां पे कंट्रोवर्सी अराइज ना हो. उसके बाद में कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है ना डिसीजन नहीं ले सकती है यूनिलेटरली. मींस अगर वहां पे कोई डिसीजन लेना होगा तो डिसीजन लिया जाएगा, इट विल बी ए बायलैटरल डिसीजन.
ना इट वोंट बी ए यूनिलेटरल डिसीजन। यूनिलेटरली किसी भी कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट नहीं दिया कि यूनिलेटरली कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर कोई डिसीजन लेना होगा बेल्जियम में, इट विल बी टेकन बायलैटरली, इसमें कीपिंग इन माइंड और बाय कंसल्टिंग बोथ द कम्युनिटीज, दैट इज द फ्रेंच स्पीकिंग एंड द डच स्पीकिंग कम्युनिटी को कंसल्ट किया जाएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट फीचर एज फार एज द बेल्जियन मॉडल इज कंसर्न। देन वी आर हैविंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर्स लिए गए एंड दे वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो बेल्जियम का जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर्स लिए गए एंड दे वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो थे दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा। जैसे इंडिया में वी हैव आल्सो ऑप्टेड फॉर द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वहां पे डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेस्क्राइब किए हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नेवर टेक अवे द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेम इज द केस एज फार एज द बेल्जियम इज कंसर्न। तो बेल्जियम में आपने देखा दूसरा फीचर बेल्जियन मॉडल का ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर्स ली गई एंड दे वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड स्टेट गवर्नमेंट को नो मोर सबऑर्डिनेट बनाया गया दिस सेंट्रल गवर्नमेंट का। देन उसके बाद में ब्रुसेल्स जो है वहां पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई। ब्रुसेल्स जो कैपिटल है बेल्जियम की, वहां पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई और वहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखेगी फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज। मैंने आपको पहले ही बोला कि डच जो थे वो पूरे बेल्जियम में देवर इन मेजॉरिटी, तो वहां पे उन्होंने एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स में डच वाले लोग मेजॉरिटी में थे, तो ब्रुसेल्स में जो कैपिटल है बेल्जियम की, वहां पे डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने या डच ने वहां पे एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन। सो दिस वाज अनदर फीचर एज फार एज द बेल्जियन मॉडल इज कंसर्न। देन वी आर हैविंग थर्ड टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट किया गया, दैट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्रिएट की गई एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट को वहां पे पावर्स दिए गए कि लैंग्वेज से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज हैविंग द पावर टू रिजॉल्व दोज डिस्प्यूट्स, to resolve those controversies and conflicts। ठीक है, so these were the different features of the Belgian model। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, what are the different features of the Belgian model। ठीक है, so this was one important question जो मैंने आपके साथ यहां पे डिस्कस किया। Now moving on to the next one, we have majoritarianism in Sri Lanka। कि majoritarianism in Sri Lanka की जब हम बात करते हैं, जहां पे आपको पता ही है कि श्रीलंका में जो सिन्हालीज थे, जो बुद्धिस्ट थे, ठीक है ना, उनका रिलीजन जो था दे वर बुद्धिस्ट, और 74% हमने वन शॉट में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि 74% पॉपुलेशन श्रीलंका में थी सिन्हालीज की, एंड जिनका रिलीजन क्या था, जो बुद्धिस्ट थे। तो वहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी ने माइनॉरिटीज को डोमिनेट किया इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। आर यू गेटिंग मी? तो यहां पे आप देखोगे, मगर बेल्जियन ने बेल्जियम की जब हम बात करते हैं, उन्होंने वहां पे कैसे पावर को शेयर किया कि डच को और फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई, चाहे हम कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करेंगे, चाहे हम ओवरऑल कंट्री की हम बात करेंगे। मगर श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम राइज हुई कि श्रीलंका जब 1948 में आजाद हो जाती है, जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस दी गई 1948 में, उसके बाद फिर आप देखोगे वहां पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी 1948 में, श्रीलंका ने भी ऑप्ट किया फॉर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वहां पे आप देखोगे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, उनने वहां पे अडॉप्ट किया सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी को अडॉप्ट करने के लिए, सिन्हाला सुपरमेसी को दिखाने के लिए वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने डिफरेंट सीरीज ऑफ मेजर्स या डिफरेंट इनिशिएटिव्स वहां पे लिए, ताकि सिन्हाली जो है वो डोमिनेट करे बाकी लोगों को जो वहां पे माइनॉरिटीज में है। मगर किसने किया ये? श्रीलंका में ये इलेक्टेड गवर्नमेंट ने किया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने वहां पे क्या किया कि उन्होंने सीरीज ऑफ मेजर्स दे टुक
ताकि एस्टैब्लिश किया जाए सिन्हाला सुपरमसी। और क्या किया गया? पहला कि 1956 में एक्ट पास किया गया। श्रीलंका की इलेक्टेड गवर्नमेंट ने 1956 में एक एक्ट पास किया गया एंड उस एक्ट के जरिए ओनली सिन्हाली लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। खाली सिन्हाली लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड बाकी लैंग्वेजेस को जो है रिजेक्ट किया गया, बाकी लैंग्वेजेस को रिजेक्ट किया गया और उनको स्टेटस नहीं दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज का। सो सिन्हाला as the only official language. Pehla, this was the first step, this was the first measure taken by the democratically elected government in 1948 एंड उस वजह से आप देखोगे जो बाकी वहां पे थे, जो श्रीलंकन तमिल्स थे वहां पे, जो क्रिश्चियंस थे वहां पे, जो मुस्लिम्स थे, जो थे, दे फील एलिनेटेड, ठीक है ना, कि खाली सिन्हाली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। उसके बाद में उन्होंने वहां पे ऐसे पॉलिसीज बनाए, वहां श्रीलंका की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने ऐसे पॉलिसीज बनाए जो फेवर कर रहा था किनको? सिन्हाली कम्युनिटीज को। बात समझ में आ रही है? तो दिस वाज the second step that was taken in Sri Lanka by the democratically elected government in 1948 ताकि एस्टैब्लिश किया जाए सिन्हाला सुपरमसी को। एंड उसके बाद में स्टेट जो है, स्टेट क्या करेगा? स्टेट प्रोटेक्ट करेगा एंड एट द सेम टाइम फोस्टर करेगा बुद्धिज्म को। बुद्धिज्म एज वी नो डोमिनेंट रिलीजन है श्रीलंका का। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन श्रीलंका जो है वो बुद्धिस्ट है, ठीक है ना। मैंने पहले ही बोला कि 74% सिन्हालीज है श्रीलंका में और उनका जो रिलीजन है दैट इज बुद्धिज्म। और आपको पता है वन शॉट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इट वाज अशोका द ग्रेट जो मौर्यन डायनास्टी से बिलोंग कर रहा था, एंशिएंट पीरियड में ही उसने डिफरेंट मैसेंजर्स को भेजा, श्रीलंका भेजा, सीरिया भेजा, ग्रीस भेजा, इजिप्ट भेजा ताकि बुद्धिज्म को स्प्रेड किया जाए। तो इंडिया से ही श्रीलंका में बुद्धिज्म जो है ना वो स्प्रेड हो जाता है और वहां पे सिन्हाली कम्युनिटी का जो रिलीजन था इट वाज बुद्धिज्म। एंड बुद्धिज्म को उन्होंने बोला कि स्टेट प्रोटेक्ट करेगी बुद्धिज्म को। नॉट ओनली स्टेट विल प्रोटेक्ट द बुद्धिज्म बट एट द सेम टाइम फोस्टर करेगी बुद्धिज्म को। एंड इससे ये दिस वाज द सेकंड स्टेप that was taken by the democratically elected government in Sri Lanka in order to impose this Sinhala supremacy as far as the Sri Lanka is concerned. This gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. तो ये तो जरूरी है, ये it was obvious कि जो बाकी लोग थे स्पेशली श्रीलंकन तमिल जो है उनमें फीलिंग ऑफ एलिनेशन जो है ना वो डेवलप हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्यों फीलिंग ऑफ एलिनेशन डेवलप हो जाती है? इट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज दैट वर इंप्लीमेंटेड, दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन श्रीलंका बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन 1948 in order to impose the Sinhala supremacy in Sri Lanka. Okay, so this was and then talking about the reaction from the Tamils कि तामिल्स ने कैसे इस चीज को रिएक्ट किया। तामिल्स जो है श्रीलंकन तामिल्स में, उसमें श्रीलंकन तामिल्स भी आते हैं, उसमें इंडियन तामिल्स भी आते हैं जिनके फोर फादर्स को लिया गया था श्रीलंका में एज प्लांटेशन वर्कर्स बाय द ब्रिटिशर्स। उनकी क्या रिएक्शन रही? रिएक्शन किसके बारे में? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? रिएक्शन किसके बारे में? रिएक्शन ये कि सिन्हाली लैंग्वेज को खाली स्टेटस दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज का। तो क्या रिएक्शन रही श्रीलंकन तमिल्स की? या उसके बाद में पॉलिसीज बनाए गए जिसमें प्रेफरेंस दी गई जो है सिन्हाला कम्युनिटी को। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा वहां पे आप देखोगे उन्होंने बोला कि हम सिन्हालीज का जो रिलीजन है बुद्धिज्म उसको हम प्रमोट करेंगे, उसको हम फोस्टर करेंगे। इज दैट क्लियर? तो क्या रिएक्शन रही श्रीलंकन तमिल्स की? तो दे फेल्ट एलिनेटेड, जो हमने पहले ही पढ़ा। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने क्या किया, तमिल्स फेल्ट दैट द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स were not sensitive towards their language and culture। और श्रीलंकन तमिल्स ने बोला कि यहां के जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है श्रीलंका में दे आर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स आवर कल्चर एंड टुवर्ड्स आवर लैंग्वेज। वो हमारे कल्चर और हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड दे आर नॉट सेंसिटिव। एंड नंबर सेकंड कि गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम,
government policies denied them equal political rights. And Sinhala, Sri Lankan Tamils को डिनाई किया गया इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, चाहे हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे, चाहे हम बाकी अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, उनको इग्नोर किया गया इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. एंड एज अ रिजल्ट आप देखोगे रिलेशन जो है सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज के बीच में ये क्या हो गया, स्ट्रेन्ड ओवर टाइम. तो रिलेशन जो है गॉट डिटोरेटेड, रिलेशन जो है दे वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स. किन दो कम्युनिटीज के बीच में रिलेशन जो है वो डिटोरेट हो गई, दैट वाज द सिन्हाला कम्युनिटी एंड श्रीलंकन तमिल्स के बीच में सिचुएशन जो है ये बहुत ही ज्यादा डिटोरेट हो गई. आर यू गेटिंग मी? एंड उसके बाद में फिर आप देखोगे श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, श्रीलंकन तमिल्स ने लॉन्च किया, माना उन्होंने अपने पार्टीज लॉन्च किए, ठीक है, उन्होंने अपने पार्टीज बनाए और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, पार्टीज लॉन्च किए. इतना ही नहीं, ताकि रिकॉग्निशन मिले किसको, तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का टैग मिले, ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिले, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी जो है ना वो लॉन्च किए. और इतना ही नहीं, बल्कि खाली उनकी खाली इतनी डिमांड नहीं थी, श्रीलंकन तमिल्स की खाली इतनी डिमांड नहीं थी कि उनको जो है उनको रिकॉग्निशन मिले, उनकी लैंग्वेज को रिकॉग्निशन मिले ऑफिशियल लैंग्वेज का, बल्कि अब वो डिमांड कर रहे थे रीजनल ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे थे. इसके अलावा वो आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डिमांड कर रहे थे, चाहे हम एजुकेशन की हम बात करेंगे, चाहे हम जॉब्स की हम बात करेंगे. एंड इसके अलावा उनके जो डिमांड्स थे देवर रिपीटेडली डिनाइड, उनकी डिमांड्स को रिपीटेडली डिनाई किया सिन्हाला कम्युनिटी ने या सिन्हाला इलेक्टेड लीडर्स ने. और डिमांड इनकी क्या थी कि पहला तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए, उसके बाद में सेकंड उनकी डिमांड थी रीजनल ऑटोनॉमी उनको मिले, उसके बाद में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे हम जॉब्स की बात करेंगे, चाहे हम एजुकेशन की बात करेंगे. मगर रिपीटेडली इट इज अनफॉर्चुनेट कि उनके जो है डिमांड्स को रिपीटेडली इग्नोर किया गया. एंड इस वजह से आप देखोगे 1980s में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किया गया. किसने फॉर्म किया, 1980s में श्रीलंका में डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को लॉन्च किया गया, डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप किया, श्रीलंकन तमिल्स ने सेटअप किया. क्यों सेटअप किया, रीजन ये था कि रीजन ये था कि वो डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंट तमिल एलम, जो मैंने आपको एमसीक्यू में दिया था, फिलअप में दिया था कि इंडिपेंडेंट तमिल एलम का मतलब क्या होता, इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, कि श्रीलंका के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में आप वो डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, तमिल एलम वो डिमांड कर रहे थे. बात समझ में आ रही है? सो 1980s में रीजन क्या था डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को लॉन्च करने का, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को लॉन्च करने का. क्यों ने ये डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च की, दे वर लॉन्च्ड बाय दिस श्रीलंकन तमिल्स. चाहे हम नेटिव श्रीलंकन तमिल्स की बात करेंगे, चाहे हम इंडियन तमिल्स की बात करेंगे, उन्होंने वहां पे डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप किया ताकि, और डिमांड क्या किया कि नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका में इंडिपेंडेंट तमिल अलम, इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट जो है ना वो आप डिमांड कर रहे थे. बात समझ में आ रही है? उसके बाद में जब सिचुएशन दोनों कम्युनिटीज के बीच में बहुत ही ज्यादा डेटोरेट हो गई, किन के बीच में, सिन्हाला कम्युनिटी एंड उसके बाद में तमिल कम्युनिटी के बीच में रिलेशन बहुत ही ज्यादा डेटोरेट हो गई. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच सिविल वार ब्रोक आउट बिटवीन दीज कम्युनिटीज. सिविल वार होता क्या है, सिविल वार का मतलब है वार दैट इज फॉट बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ द सेम कंट्री, कि एक ही कंट्री के सिटीजन जो है जब उनमें वार ब्रोक आउट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द सिविल वार. तो ये भी हमने स्टार्टिंग में रखा था, व्हाट इज सिविल वार. तो ये अगर इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया, सिविल वार आप याद रखोगे, दैट इज द वार दैट इज फॉट बिटवीन द सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री. एंड श्रीलंका तमिल्स ने लॉन्च किया डिफरेंट पार्टीज, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया. एंड उसके बाद में फिर अच्छा ये वाला ये जो है ये हमने डिस्कस किया. तो अब हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ द सिविल वार, कि सिविल वार का इंपैक्ट क्या पड़ा श्रीलंका के ऊपर. और सिविल वार का इंपैक्ट ये पड़ा कि डिस्ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो गया बिटवीन द टू कम्युनिटीज. ठीक है ना, डिस्ट्रस्ट
हेट्रेड डेवलप हो गया बिटवीन द श्रीलंकन तमिल्स एंड सिन्हाला कम्युनिटी के बीच में, एंड इससे क्या हो गया, वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। एंड सून आप देखोगे सिविल वार ब्रोक आउट हो गया इन दो कम्युनिटीज के बीच में, एंड इस सिविल वार में आपने देखा होगा, या एलटीटीई के बारे में भी आपने सुना होगा, श्रीलंकन तमिल्स ने फिर एक अलग ही एक अपनी आर्मी बनाई, दैट इज एलटीटी, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। तो सिविल वार ब्रोक आउट हो गया, एंड उसमें आप देखोगे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है ना, दे वर किल्ड फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज, एंड इतना ही नहीं दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है दे वर किल्ड फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज, बल्कि बहुत सारे फैमिली जो है दे वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो है दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। अगर आप देखोगे किसी इलाके में आप काम कर रहे हो, कोई इलाका आपकी नेटिव प्लेस है और वहां पे सिविल वार ब्रोक आउट हो जाता है, दैट प्लेस वो कंजीनियल और ना वो सूटेबल नहीं बन जाती है फिर रहने के लिए, तो लोगों को उस इलाके को जब वो छोड़ेंगे एज रेफ्यूजीज, तो वहां पे उनका जो लाइवलीहुड है उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे वर किल्ड फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज, एंड इतना ही नहीं बल्कि आप देखोगे लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। इज दैट क्लियर? एंड सिविल वार की वजह से, यह सिविल वार जो था जो श्रीलंका में ब्रोक आउट हो गया इन दो कम्युनिटीज के बीच में, दैट इज सिन्हाला कम्युनिटी एंड तमिल कम्युनिटी के बीच में जो सिविल वार ब्रोक आउट हुआ, ये एक टेरिबल सेटबैक था, ये एक सीवियर सेटबैक था, चाहे हम सोशल, चाहे हम कल्चरल एंड चाहे हम श्रीलंका की इकोनॉमिक लाइफ की हम बात करेंगे। श्रीलंका की सोशल, श्रीलंका की इकोनॉमिक एंड श्रीलंका की कल्चरल लाइफ के लिए ये एक सीवियर सेटबैक था, दिस सिविल वार जो वहां पे ब्रोक आउट हुआ। एंड बहुत देर तक आप देखोगे श्रीलंका की जो इकोनॉमी है ये बहुत ही ज्यादा डेटेरेट हुई, एंड श्रीलंका जो है इसकी इकोनॉमी शटर्ड हुई, एंड इकोनॉमी शटर्ड होने का जो मेन रीजन था दैट वाज द सिविल वार जो यहां पे इन दो कम्युनिटीज के बीच में ब्रोक आउट हुआ था। सो दिस वाज द इंपैक्ट ऑफ द सिविल वार। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द सिविल वार, इसमें ही आप लिखोगे कि दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज वर दे लॉस्ट देयर लाइव्स, एंड इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जो है ना दे बिकेम रेफ्यूजीज, एंड रेफ्यूजीज के अलावा दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, एंड द सिविल वार जो था ना इट हैड अ सीवियर सेटबैक ऑन द सोशल, political, economic and cultural life of the Sri Lanka. So this was the impact of the civil war. Then moving on to the next important topic of the chapter is why power sharing is desirable. Important question है from the examination point of view. Papers आपने check किए होंगे और ये question आपने देखा होगा बहुत साल एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, ठीक है ना, या आपको वहां पे देने होंगे प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। तो व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, कि पावर को शेयर करना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर द पावर। तो आपने देखा श्रीलंका की भी आपने एग्जांपल देखी और बेल्जियम की आपने एग्जांपल देखी। बेल्जियम में पावर उन्होंने वहां पे शेयर किया, तो वहां पे आपने देखा कि पीपल जो है दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर इन अ यूनिटी, एंड श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया गया, एंड इवेंचुअली सिविल वार ब्रोक आउट हो गया वहां पे। तो यहां पे आप देखोगे पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग करना क्यों डिजायरेबल है। नंबर यहां पे आप देखोगे टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग, कि यहां पे टू सेट ऑफ रीजंस दिए गए हैं कि व्हाई इज पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट, व्हाई इज पावर शेयरिंग नेसेसरी, व्हाई इज पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट। पहला है इसका प्रूडेंशियल रीजन, प्रैक्टिकल रीजन हम बोलेंगे, या हम बोलेंगे प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है जिसमें कैलकुलेट किया जाता है, ऐसा ना दिस कैलकुलेट किया जाता है दिस लॉसेस एंड गेन्स, बात समझ में आ रही है। तो प्रैक्टिकल रीजन इसका क्या है पावर शेयरिंग का, या जिसमें हमने या केयरफुली आप देखोगे गेन्स एंड लॉसेस को कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रूडेंशियल रीजन की हम बात करेंगे कि पावर शेयरिंग जो है इसका प्रूडेंशियल रीजन यह है कि पावर शेयरिंग की वजह से इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। जब आप पावर को शेयर करोगे, इसका प्रैक्टिकल रीजन क्या है, इसका प्रूडेंशियल रीजन यह है कि जब आप पावर को शेयर करोगे इससे फिर पॉसिबिलिटी है कि जो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो रिड्यूस होता है। Means there is less possibility कि that there will be controversy, that there will be conflict between the communities or between the people जब आप पावर को शेयर करोगे।
Are you getting me? So this is number one prudential reason. Since आप देखोगे, since social conflicts often leads to violence, कि अगर conflict हो गया, लोगों के बीच में अगर conflict होगा, तो उससे क्या हो जाएगा? Violence हो जाएगा, जो आपने देखा श्रीलंका में, and उसके बाद में क्योंकि आपने देखा thousands of people from both the communities they were killed, and फिर उसके बाद में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि अगर सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, उससे होगा क्या? वायलेंस होगी कंट्री में. खाली वायलेंस ही नहीं होगी, बल्कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी. कंट्री जो है ना, कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो खत्म हो जाएगी. उसके बाद में पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, कि अगर आप चाहते हो कि कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, अगर आप चाहते हो कि एक कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल हो, उसके लिए ये जरूरी है कि कंट्री में हमें पावर को शेयर करना है बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल. Is that clear? So this is a prudential reason of the power sharing. Another important is tyranny of the majority undermines the unity of the country. And जब majority group minority group को dominate करता है, वहां पे country की unity जो है ना वो undermine होती है. And उससे क्या हो जाता है? उससे कंट्री में क्या हो जाता है? It brings ruin to the majority as well. कि जब वो लोग जो मेजॉरिटी में है, जब वो माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट करता है, इससे खाली माइनॉरिटी कम्युनिटी को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि इन द लॉन्ग रन मेजॉरिटी ग्रुप जो है ना वो भी उसे रियून होती है. एंड इट स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम. और अगर आप पावर शेयर करोगे तो डेफिनेटली इट विल लेड टू द बेटर आउटकम्स. Is that clear? This is very important question. Why is power sharing desirable? क्यों ये desirable है? इसमें हमने पहला prudential reason इसका डिस्कस किया, practical reason इसका डिस्कस किया, या हम बोलेंगे जिसमें डिसीजन लिया जाता है keeping in mind the losses and gains. और क्या अगर हम पावर को शेयर करेंगे, इससे पॉसिबिलिटी ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो रिड्यूस होगा बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, एंड उसके बाद में सोशल ग्रुप्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, उससे वायलेंस होगी, उससे कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो जो है खत्म हो जाएगी. एंड इसके अलावा मेजॉरिटी ग्रुप वहां माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट करेगा, एंड उससे क्या हो जाएगा? खाली माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि मेजॉरिटी ग्रुप का जो है ना वो भी रियून हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम. लॉन्ग रन में मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी उसका नुकसान है, जो आपने श्रीलंका में देखा आपने. एंड उसके बाद में पावर शेयरिंग का किस चीज के ऊपर फोकस करता है? कि पावर शेयरिंग जो है ना इट विल लेड टू द बेटर आउटकम्स. अगर हम पावर को शेयर करेंगे तो इससे क्या हो जाएंगे? इसके अच्छे नताइज निकल सकते हैं. सो दिस इज one reason, that is the prudential reason, and second I will be discussing here that is the moral reason of the power sharing. एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, why is power sharing desirable, या why is power sharing necessary, या give 2 reasons of power sharing, that is prudential and the moral reason. तो prudential आपने पढ़ा, moral reason में आप देखोगे कि पावर शेयरिंग को कंसिडर किया जाता है वेरी स्प्रिट ऑफ द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का स्प्रिट माना जाता है किसको? पावर शेयरिंग को. पावर शेयरिंग को माना जाता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्प्रिट ऑफ द डेमोक्रेसी. एंड एक डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज. कि डेमोक्रेटिक रूल ये है कि आपने पावर उन लोगों के साथ शेयर करना है जो अफेक्ट हो जाते हैं बाय इट्स एक्सरसाइज. उन लोगों के साथ आपने पावर शेयर करना है, दोज हु आर अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जो उन लोगों के साथ आपने पावर को शेयर करना है. एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स, एंड वो लोग जिनको इनके इफेक्ट्स के साथ ही रहना है. People have a right to be consulted how they are to be governed. और लोगों को ये हक है, लोगों को ये राइट है. क्या राइट है? कि that they are to be consulted on how they are to be governed. जब आप उनको गवर्न करोगे, उनको आपने कंसल्ट करना है, आपने उनको कंसल्ट करना है कि हाउ दे आर टू बी गवर्नड. ये यहां पे बात कर रही है ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की. हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जिन लोगों के ऊपर हमें रूल कर रहे हैं, उनके साथ हमें पावर शेयर करना है. और अगर वट एवर डिसीजन वी आर टेकिंग, हमने उनको पहले कंसल्ट करना है. बात समझ में आ रही है? एंड इट एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग
as a valuable. तो power sharing is valuable, power sharing is very important. बात समझ में आ रही है? तो पावर शेयरिंग का मॉरल रीजन में यही आप याद रखोगे कि पावर शेयरिंग को कंसिडर किया जाता है वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का ये रूल है कि पावर को शेयर करना है उन लोगों के साथ those who are affected by its exercise and who have to live with its effects. और पावर पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड, लोगों को आपने कंसल्ट करना है. किसमें कंसल्ट करना है? हाउ दे आर टू बी गवर्नड, कि आप उनको कैसे क्या गवर्न कर रहे हो, उनको आपने कंसल्ट करना है. या जो जिन लोगों के ऊपर पावर का इंपैक्ट पड़ता है उन लोगों के साथ आपने पावर को शेयर करना है. सो दिस इज द मॉरल रीजन why is power sharing desirable. उसके बाद में another important topic of the chapter is forms of power sharing. long answer type question हर साल ये एग्जाम में आता है. what are the different forms of power sharing in modern democracies. modern democracies में different forms power sharing के आपने एक्सप्लेन करने हैं. तो यहां पे आप देखोगे अगर पावर को हम शेयर नहीं करेंगे, आपने देखा बेल्जियम की आपने एग्जांपल देखी, श्रीलंका की आपने एग्जांपल देखी, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके क्या नताइज हो सकते हैं अगर हम पावर को शेयर नहीं करेंगे. तो डेमोक्रेसी बिलीव करती है दैट पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजंस एज पॉसिबल. डेमोक्रेसी बिलीव करती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसके ऊपर बिलीव करती है कि पावर को हमें शेयर करना चाहिए. किनके साथ? दैट पॉलिटिकल पावर को हमें शेयर करना चाहिए. जितने सिटीजंस के साथ हम पावर शेयर कर सकते हैं उतने सिटीजंस के साथ, उतने लोगों के साथ पावर को हमने शेयर करना चाहिए. पॉलिटिकल पावर की हम बात कर रहा हूं क्योंकि ये डेमोक्रेसी इसी के ऊपर बिलीव करती है. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसी चीज के ऊपर बिलीव करती है कि हमें पॉलिटिकल पावर को शेयर करना चाहिए विद एज मनी सिटीजंस एज वी कैन. और मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है ना दे आर एज फॉलोज. ठीक है ना? तो पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स क्या है? नंबर 1 इज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. पहला form of power sharing is that power is shared among the different organs of the government. different organs of the government में आपने पढ़ा होगा ना, लेजिस्लेचर के बारे में आपने पढ़ा है. लेजिस्लेचर पहला ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉस. उसके बाद में एग्जीक्यूटिव के बारे में आपने पढ़ा होगा जो लॉ को एग्जीक्यूट करती है, जो लॉ को इंप्लीमेंट करती है. उसके बाद में थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज जुडिशरी जो लॉ को इंटरप्रेट करती है. या अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी कंट्री में बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ लॉज, उस सिचुएशन को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जुडिशरी की. या जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना. जुडिशरी जो है ना ये लॉ को इंटरप्रेट करती है. जुडिशरी हमारे ये कस्टोडियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स की और सिविल राइट्स की, और जुडिशरी ही अपहोल्ड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को. बात मेरी आपको समझ में आ रही है? तो आपने यहां पे याद रखना है कि पावर शेयरिंग का पहला अरेंजमेंट क्या है कि पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. पावर इनके बीच में शेयर होता है. मगर इसका इस वाले पावर शेयरिंग जो है, इस वाले पावर शेयरिंग को हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग. बात समझ में आ रही है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बोला जाता है जब पावर जो है ना ये शेयर होता है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. वी कॉल्ड इट एज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या इसका दूसरा नाम है इट इज कॉल्ड एज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. ठीक है ना? इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी बोलते हैं. इसको बोलता है दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पे पावर शेयर होता है between the three organs of the government, that is legislature, executive and the third organ is the judiciary. मगर ये तीनों organ जो है ना they are independent, इनके powers जो है ना वो different है. मगर these organs of the government are acting as a check on each other's power. One organ is acting as a check on this organs of the other. Are you getting me? So that कोई भी ऑर्गन जो है अपने पावर का मिसयूज ना करे. एंड इसीलिए इसको बोलते हैं हम द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, दैट वन ऑर्गन इज एक्टिंग एज अ चेक ऑन द अदर. ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग. सिंपली मॉडर्न डेमोक्रेसीज में फर्स्ट अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. और ये जो इस वाले अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, या इसको बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. उसके बाद में अनदर arrangement of power sharing is that power is shared
एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हम सेंट्रल लेवल या यूनियन लेवल गवर्नमेंट की बात करते हैं, उसके बाद में स्टेट लेवल गवर्नमेंट की बात करते हैं, उसके बाद में लोकल लेवल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं। तो पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इस वाले अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। बात समझ में आ रही है? पहले वाले को आपने याद रखना है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सेकंड वाला अरेंजमेंट जो है पावर शेयरिंग का, वी कॉल इट एज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वेयर पावर इज शेयर्ड between different levels of the government, central level, then we are having state level, then उसके बाद में we are having the local level government। ठीक है ना? local level government की हम बात करते हैं, उसमें पंचायती राज सिस्टम आता है, उसमें म्युनिसिपैलिटीज आते हैं। ठीक है? तो ये था सेकंड अरेंजमेंट ऑफ द पावर शेयरिंग। उसके बाद में थर्ड जो है पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है? पावर को शेयर किया जा सकता है बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसमें क्या आता है? इसमें एज आप देखोगे रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ठीक है ना? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में भी हम पावर को शेयर कर सकते हैं। ठीक है? एंड इट गिव देम स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और उससे स्पेस मिलती है किन लोगों को? उस रिलीजियस कम्युनिटी को या उस लिंग्विस्टिक ग्रुप को जिनके साथ हम पावर शेयर करते हैं, उनको स्पेस मिलता है, गवर्नमेंट में स्पेस मिलती है और उनको एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेस मिलती है। सो दिस इज थर्ड अरेंजमेंट ऑफ power sharing in modern democracies, where the power is shared among the different social groups such as the religious and the linguistic groups। and जब आप religious and linguistic groups के साथ power share करते हो, उनको you are providing them, actually you are providing them the space, and you are providing them not only the space बल्कि space in government, but at the same time you are providing them space in the administration। so this is another third arrangement of power sharing as far as the modern democracies are concerned। now moving on to the next one, कि इसके अलावा what are the other these forms of power sharing in modern democracies apart from the three जो हमने पहले डिस्कस किया, vertical distribution of power sharing, horizontal distribution of power sharing, या power can be shared या may be shared between different these communities, जो ना चाहे हम ना लैंग्वेज की हम बात करेंगे या लिंग्विस्टिक ग्रुप की हम बात करेंगे, या हम लिंग्विस्टिक ग्रुप के अलावा या हम बात कर सकते हैं दिस रिलीजियस ग्रुप या लिंग्विस्टिक ग्रुप जिनके साथ हम पावर शेयर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप देखिए यहाँ पे पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो पावर शेयर किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। उसके बाद में प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज तो आपको पता ही है पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। ठीक है ना? जिनका पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन पॉलिसी ऑन द इश्यूज, ऑन द पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द कंट्री के जो पॉलिटिकल इश्यूज है उनके ऊपर दे आर हैविंग द सेम ओपिनियन। इज दैट क्लियर? तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर शेयर किया जा सकता है। प्रेशर ग्रुप होता क्या है? प्रेशर ग्रुप वो लोग होते हैं हु इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके साथ भी पावर शेयर किया जा सकता है। एंड देन वी आर हैविंग व्हाट? मूवमेंट्स। ठीक है? दिस इज अनदर अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, दैट पावर शेयरिंग अमंग different political parties, pressure groups and movements. It is a way to control or influence those in power। और जब आप पावर को शेयर करते हो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में या प्रेशर ग्रुप्स के साथ या मूवमेंट्स के साथ, तो ये एक तरीका है कि आप कंट्रोल कर सकते हो या आपका इन्फ्लुएंस पड़ेगा या आप इफेक्ट डाल सकते हो किन लोगों के ऊपर? दोज पीपल हु आर इन पावर। अगर आप इन लोगों के साथ पावर शेयर करोगे तो डेफिनेटली जब आप इन लोगों के साथ पावर शेयर करोगे तो आप कंट्रोल कर सकते हो या आपका इंपैक्ट पड़ेगा उन लोगों के ऊपर, दोज हु आर इन पावर। पावर इज शेयर्ड among political parties that represents different ideologies and social groups, and power is shared। पावर को शेयर किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी में जो लीडर्स होते हैं, जो उस पॉलिटिकल पार्टी की जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को, वो डिफरेंट सोशल कम्युनिटीज को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हो। तो जब आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ पावर शेयर करते हो,
ऑलरेडी उन पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग होते हैं वो डिफरेंट कम्युनिटी से डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हो, उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ पावर शेयर करने से वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी की एक अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है, जनता दल की एक अपनी आइडियोलॉजी है, आम आदमी पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी है, तृणमूल कांग्रेस की एक अपनी आइडियोलॉजी है, ठीक है ना, अकाली दल की एक अपनी आइडियोलॉजी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी अपनी आइडियोलॉजीज है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी अपनी आइडियोलॉजीज है, एंड एट द सेम टाइम दे आर रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। स्पेशली यहां पे कोalition गवर्नमेंट की बात हो रही है कि कोalition गवर्नमेंट में लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे कोalition गवर्नमेंट सेंट्रल पे चल रही है, ठीक है ना, एनडीए एंड एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है। तो वहां पे जब आप पावर शेयर करते हो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, उससे क्या हो जाता है, दोज पॉलिटिकल पार्टी जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसके अलावा इन अ डेमोक्रेसी इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है ना, डेमोक्रेसी में वी हैव सम इंटरेस्ट ग्रुप्स, और इंटरेस्ट ग्रुप्स में क्या क्या कौन कौन लोग आते हैं, इसमें ट्रेडर्स आते हैं, इसमें बिजनेसमैन आते हैं, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट्स आते हैं, इसमें फार्मर्स आते हैं, इसमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स आते हैं। ये हैं, वी कॉल देम द इंटरेस्ट ग्रुप्स, हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे। तो इनका भी शेयर है, इनका भी शेयर है किसमें, गवर्नमेंट पावर में, ठीक है ना, इनका भी शेयर है एज फार एज द गवर्नमेंट पावर इज कंसर्न, ठीक है, चाहे हम डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, इन लोगों का भी शेयर है पावर में। गवर्नमेंट पावर की जब हम बात करते हैं इनको बोला जाता है इंटरेस्ट ग्रुप्स, या हम बोलेंगे इन अदर वर्ड्स की जो गवर्नमेंट पावर में होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन लोगों का भी इंपैक्ट पड़ता है उस गवर्नमेंट के ऊपर जो पावर में होती है। किन का इंपैक्ट पड़ता है, ट्रेडर्स का इंपैक्ट पड़ता है, बिजनेसमैन का इंपैक्ट पड़ता है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स का इंपैक्ट पड़ता है, फार्मर्स का पड़ता है, इंडस्ट्रियल वर्कर जो है ना इनका इंपैक्ट पड़ता है उन लोगों के ऊपर, दोज हु आर इन पावर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर साल ये वाला क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। सो दिस इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉल साइंस, दैट वाज पावर शेयरिंग, और इसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है हमने आपके साथ डिस्कस किए, इन ही से रिलेटेड 90-95% जो पेपर एग्जाम में आएगा, एग्जामिनर यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में दे सकता है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला खाली व्हाट कैन ही डू, व्हाट कैन एग्जामिनर डू, आपको कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज चेंज कर सकता है, मगर हमने पहले ही बोला आपको कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे लैंग्वेज को चेंज करके एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, important questions or topics as far as the first chapter of Pol Science is concerned, that was power sharing. Okay, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर के साथ। कोशिश करेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, दैट इज उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस करूं, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वेटेज भी अच्छा खासा है इनका जब हम मार्क्स की बात करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी किसी दूसरे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड हैव अ नाइस डे।